गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को धनतेरस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, इसके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 2 है अम्ल, भस्म तथा लवण। आज हम लोग भस्म के बारे में पढ़ेंगे, भस्म या क्षार। बच्चों, बेस भस्म जो होता है स्वाद में बच्चों कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। इसका से टेस्ट है जो कड़वा होता है। कड़वा माने वेटर, कड़वा होता है। तो इसका स्वाद क्या होता है बच्चों? कड़वा होता है। तो इसमें क्या है कि कुछ भस्म होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं। अब स्वाद टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते सब चीज को बाहर। तो आप देखिए, जो स्वाद में कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं। अब इसका भी एक परिभाषा अर्हेनस के द्वारा, किसके द्वारा? अर्हेनस के द्वारा। सेम वैसे ही है जैसे अम्ल पढ़े थे। इसमें होगा वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है या प्रदान करता है, उसे भस्म कहते हैं। क्षार भी कह सकते हैं। जो OH आयन प्रदान होता है उसे भस्म कहते हैं। जैसे बच्चों जिसके लास्ट में N, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, देखिए लास्ट में है, यहाँ जल रखिए, N प्लस में और OH माइनस में। अम्ल में क्या था? हाइड्रोजन प्लस था खाली, इसमें क्या है? OH माइनस। तो ये हो गया भस्म। क्या हो गया बच्चों? भस्म हो गया। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको भी जल में करेंगे तो K प्लस OH माइनस, तो ये हो गया भस्म। अब इसमें भी पदार्थ बच्चों दो तरह के होते हैं। आप देखिए, एक और देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो NH4OH, तो जिसमें एक प्लस, तो जो भी है बच्चों उसको हम लोग भस्म कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये प्लस में और ये क्या हो गया? माइनस में। तो जितना भी अगर लास्ट में OH दिखे, ये सारे OH दिखे, ये सब भस्म कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी भस्म दो होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो जरा एक चीज और जान लीजिए, जल में विलेय भस्म को, जो विलेय होता है, घुल जाता है, विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इतना समझ गए होंगे कि जो जल में घुलकर OH माइनस देता है उसे भस्म कहते हैं। बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो चलिए इस पर देखते हैं हम लोग। भस्म या क्षार, इसको दो में बांटते हैं, एक प्रबल एक दुर्बल।
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो देखिए इसमें एक में फिर वही पूर्ण रूप से होता है और एक होता है आंशिक रूप से। तो एक पूर्ण रूप से होगा, एक आंशिक रूप से। अब देखिए बच्चों, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, अब भस्म का, प्रबल भस्म का परिभाषा देखें। वैसा भस्म जो जल में घुलकर, बस यही पूर्णता आयनित होकर, OH आयन प्रदान करे, करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल भस्म। क्या कहते हैं बच्चों? प्रबल भस्म कहते हैं। जो पूर्णतः आयनित होता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। ये क्या हो गया? जो पूर्ण रूप से हो जाए, पूर्णतः आयनित होता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में हो गया प्रबल भस्म में, या प्रबल क्षार भी कह सकते हैं, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार। एग्जाम्पल हो गया बच्चों, अभी पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का, प्रबल भस्म का। तो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। इसी में वैसा भाग जो जल में घुलकर आंशिक, अगर आंशिक आयनित होकर OH प्रदान करता है तो इसको हम लोग दुर्बल भस्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? दुर्बल भस्म। और दुर्बल भस्म का एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम। ये हो गया प्रबल का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया दुर्बल भस्म, दुर्बल वीक। तो जो जल में घुलकर OH पूरा देता है तो प्रबल, कम दिया तो दुर्बल। समझ गए बच्चों? अब आगे की ओर, अब देखिए हम लोग पढ़े थे तनु और क्या पढ़े थे? सांद्र और तनु। अब उसी तरह से पढ़ेंगे सांद्र और तनु भस्म। तो वह ऐसे ही, या क्षार। तो क्या बताए थे? जल में अगर चीनी 200 ग्राम घुला हुआ है तो एक में 300 ग्राम, तो 300 ग्राम वाला को कहते हैं सांद्र, जो घुलने की मात्रा ज्यादा हो। तो इसमें कौन घूम रहा? क्षार ना। तो लिखेंगे वैसा विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र क्षार कहेंगे। जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो सांद्र क्षार कहते हैं। अधिक हो तो सांद्र बच्चों, और कम है तो क्या कहेंगे? तनु। जैसे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें 100 ग्राम घुला हुआ है, और इस कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड 50 ग्राम घुला हुआ है। तो 100 ग्राम घुला हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा सांद्र, जो अधिक रिएक्टिव होता है। ये हो गया तनु। तो
जितना मात्रा क्षार का होगा ज़्यादा होगा तो सांद्र, कम होगा तो तनु। ठीक है बच्चों, तनु और सांद्र सब समझ गए। अब चलते हैं, हम लोग को तो यह नहीं पढ़ना कि किसमें भस्म पाया जाता और किसमें क्षार। अब यहाँ हम लोग अम्ल और भस्म के पूरा बेसिक जान चुके हैं। अब ये दोनों का स्टोरी पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन, अभिक्रिया, अम्ल। तो सबसे पहला पढ़ते हैं अम्ल जो है, अम्ल देखिए, अम्ल जो है धातु के साथ, ऑक्साइड के साथ, पहले अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर ये देता है जल, अभिक्रिया बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर क्या देता है बच्चों, क्या क्या प्राप्त कराता है, लवण, फिर जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़िए बच्चों, एग्जाम है, सरस्वती का ज्ञान ही आपको बेहतर कर सकता है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शरीर से मेहनत करिएगा, शरीर के थक जाने के बाद काम कम होगा। सरस्वती ऐसा एक रास्ता है जो ज्ञान अर्जित करने पर कहीं से कहीं पहुंच जाइएगा कभी भी, और भूखे ना रहिएगा। तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड किससे, तो अम्ल किससे अभिक्रिया करता है बच्चों, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से। अब हम बात करें कार्बोनेट कैसे पहचानेंगे, तो किसी में भी जो है CO3 लगा रहे, जैसे ये जिंक है, इसमें CO3 लग गया, ये लग गया CO3, तो हो गया कार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे जिंक कार्बोनेट। किसी में भी CO3 लग गया लास्ट में तो कार्बोनेट पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया Na2 और लग गया CO3, देखो CO3 है ना, तो इसको Na को क्या पढ़ते हैं, सोडियम। ये क्या हो गया, कार्बोनेट। तो जिसके लास्ट में CO3 है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है। अब NaCO3 आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, NaHCO3, तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जिसके लास्ट में CO3 लगा रहे उसी को कहते हैं कार्बोनेट। समझ गए होंगे, कार्बोनेट का मतलब आप समझ गए होंगे जिसके लास्ट में। अब क्या अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल धातु के कार्बोनेट से। कौन अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल धातु। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में लेते हैं H2SO4। देखो बच्चों, H2SO4 ये अम्ल है ना, इसी को ना किंग ऑफ एसिड कहते थे। तो ये अम्लों का राजा जो बैटरी में पड़ता है। अब इसमें किसी से अभिक्रिया करा दो, तो जिंक कार्बोनेट से करा दिए, तो जिंक कार्बोनेट से तो क्या बनेगा, लवण। तो पहले यहाँ देखो, आगे पढ़ना होगा, ये माइनस में टूटा हुआ है और ये प्लस में, तो इसके साथ हो गया ZnSO4, ये हो गया लवण, जिंक सल्फेट। SO4 लगा रहे तो इसको पढ़ेंगे जिंक सल्फेट। प्लस क्या बन गया, वाटर के वाटर लिख दो, क्या बन गया, CO2 को CO2 लिख दो। गैस है तो ऐसे एरो देंगे, पहला चैप्टर में आप ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए HCl से, ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इससे भी अभिक्रिया करा दिए। इसको कहेंगे तो इसको भी करा देंगे। जो देख लेते हैं NaCO3। अब देखिए अम्ल है ना, ये प्लस में टूटता बेटा, ये माइनस में, तो ये हो गया NaCl, नमक का फार्मूला। फिर जो बचा उसको लिख दो, जल प्लस CO2। गिनती कर लो, दोनों तरफ बराबर होगा। अब पढ़े होगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3,
यहाँ पर ऑक्सीजन NaCl, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ एक, ऑक्सीजन 3 है ना, तो इधर भी ऑक्सीजन लिखिए 2 1 3, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 1 2, तो 1 1 2 बैलेंस है। तो समझ गए, याद कर लीजिएगा। आम्ल धातु कार्बोनेट सब क्रिया करके क्या बनाता है, तो एक बार बोलिएगा मेरे साथ, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। समझ गए, कोई के भी अगर मान लीजिए कि इसको इससे कराते हैं कि सर HCl को कराइए इससे, तो माइनस में प्लस में तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो रिएक्शन सही है, ऑक्सीजन 3 2 1 3, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो रिएक्शन करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो क्लोरीन 2 हो गया, तो जिंक 2, तो यहाँ जिंक लगाएंगे तो जिंक 2, तो ऑक्सीजन हो गया 6, तो यहाँ लगाएंगे, अब रिएक्शन हुआ, अब सही हुआ। तो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ा, तब ये रिएक्शन सही हुआ। ठीक है, तो क्या बना, ये अम्ल है, अब कार्बोनेट सब क्रिया करके क्या बना, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन को सही किया गया, इसलिए किताब में क्या किया, जो अच्छा इजी था उसको कर दिया। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ा दोनों तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो याद हो गया होगा, अम्ल धातु कार्बोनेट सब क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन भी पूछेगा, उसको हम बताते हैं, पहले ही देख लो। अम्ल धातु ऑक्साइड देखो आ गया, किससे, धातु ऑक्साइड से। फिर थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है लवण तथा जल करके बेटा, अब क्रिया करके ये बनाता है, याद रखना, लवण तथा जल। शॉर्ट देखो, अम्ल है, अब क्रिया किया रिएक्शन धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड किसे कहते हो वो देखो, तो ये क्या बनाएगा, लवण तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अब देखिए धातु ऑक्साइड बच्चों, बेटा जिसके लास्ट में ओ देखना, जैसे जिंक है और वो लगल है, तो इसको पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड। समझ गए, इसको पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड। ये है CaO, ये ओ लगा हुआ, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए, ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड अम्ल सब क्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल। अब देखिए रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 अम्ल है ना, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, और धातु ऑक्साइड ले लिया है कॉपर ऑक्साइड CO, तो देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। ये भी पढ़ेंगे प्लस अगला क्वेश्चन में, प्लस H2O अम्ल, ये क्या हो गया, लवण, ये हो गया बेटा जल। पढ़ते हैं फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा के कुछ कील डालेंगे तो उसका रंग बदल जाता है, हरा हो जाता है, क्यों, वो सब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा चैप्टर में। तो अगला एक एग्जांपल आओ देख लीजिए, HCl से अब क्रिया कराते हैं, किस में, कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम, और वो से ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, तो बन गया बच्चों ये माइनस में, ये प्लस में, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस। खाली हमको ध्यान देना है रिएक्शन, बैलेंस भी करना है।
तो इधर हाइड्रोजन एक है, इधर जल बनाए तो दो हो गया। हम पहले लिख देंगे उसके बाद बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या करेंगे, इधर दो है तो इधर दो लगा दिए, एक बार और लिख देते हैं तो तुम लोग का क्लियर रहेगा। चलिए ठीक है, दो लगा दिए। आप देखो कैल्शियम के गो एक क्लोरीन के गो है दो, यहाँ एक, तो दो हो गया। तो कैल्शियम भी दो कर दिए। अब कैल्शियम को दो करने गए तो ऑक्सीजन दो हो गया, तो यहाँ दो कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो रहा है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो कैसे करेंगे, तो हम सीधे 2HCl और H2O, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, कैल्शियम को एक ही रहने दो, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, हाँ हो गया, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। देख लिए बढ़िया से एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। तो देखिए ये हो गया अम्ल, और ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड से अब क्रिया किया तो ये बन गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड, बेटा ये माइनस में ही प्लस में, तो जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा, जल, पूरा लिख दो। अब बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर देखो 4 1 5, इधर देखो 4 1 5, जिंक क्लियर। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनेगा, लवण तथा जल। याद रखना, लवण तथा जल। अब आगे देखो इतना समझ गए होंगे। अब है उदासीनीकरण अपक्रिया पढ़ाते हैं, जो अम्ल और भस्म से अपक्रिया करता है। पहले लिखो उदासीनीकरण अपक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, ऐसे भी हो जाएगा। तो लिखेंगे वैसी अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार के अपक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है, तो ये भी लवण तथा जल, लवण तथा जल बनाता है। उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। अपक्रिया कहते हैं। तो देखो बेटा, सॉरी बच्चों, वैसा अपक्रिया जो लवण और अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें लवण तथा भस्म आपस में अपक्रिया करते हैं उसे उदासीनीकरण कहते हैं, ये शॉर्ट में, या ऐसे भी लिखिएगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ बच्चों, अम्ल की भस्म में, तो OH है तो क्षार या भस्म, प्लस HCl। अब यहाँ तोड़ो, ई माइनस में, ई प्लस में, ई प्लस में या ई माइनस में। तो आप देखो प्लस वाला को माइनस वाला के साथ, इसकी इससे NaCl नमक बन गया, आगे पढ़ाएंगे सोडियम क्लोराइड। अब बचाइए H2O, अब क्रिया देखो दोनों तरफ सही है। तो अम्ल भस्म ये हो गया उदासीनीकरण। जब बच्चों उदासीनीकरण अपक्रिया का सवाल पूछे 2 नंबर का, तो इतना लिख के और ये रिएक्शन लिख दो, आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए एक सवाल आता है कि संगमरमर के या तनु अम्ल डालती फटफटाई रंगीन गैस निकलती है। अब पढ़े होंगे
चूना पत्थर, चूना पत्थर देखे ना आजकल, हाँ अभी तो टाइम ही हो रहा है पुताई का, तो जैसे ही नाद में या कहीं भी चूना पत्थर को डालते हैं तो उसमें बुल बुल का आवाज आता है। वो बुल बुल का आवाज होता है वो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। निकलने वाला गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सवाल कैसे पूछेगा कि पानी में अगर चूना पत्थर डालते हैं तो उससे कौन सा गैस निकलता है? तो सीधे बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया। यह सवाल हम आपको आगे बताएंगे कि चूना पत्थर डालने के बाद रंग दूधिया क्यों हो जाता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। कहिएगा आपको जो क्वेश्चन पूछा ना केमिस्ट्री का वो आप कमेंट में कर दें, हम उसका आपको रिप्लाई वीडियो बना के भेज देंगे। आम्ल और भस्म का हो गया। अब दोनों का एग्जाम्पल को देखते हैं। अब क्रिया तो हो गया, अब ये को खाली थोड़ा सा बच रहा है। भस्म भी अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। भस्म भी, ये उतना पूछता नहीं लेकिन लिख लो। भस्म है या क्षार, अधातु ऑक्साइड से, धातु से नहीं, अधातु ऑक्साइड, ऑक्साइड के मतलब पीछे वो लगना, लवण तथा जल बनाता है बच्चों। तो देखिए लवण तथा जल, तो वह क्या बनाया? अधातु ऑक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ले लेते हैं, ये क्या हो गया? क्षार है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं चूना पत्थर, CaCO3 प्लस H2O। यही एग्जाम्पल जो है यही है चूना पत्थर का। कैल्शियम कार्बोनेट इसको पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बता दिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे अब क्रिया करा? अधातु ऑक्साइड मतलब CO2, अधातु ऑक्साइड से मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड से अब क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सवालों पे। अब थोड़ा सा अम्ल और भस्म का और पहचानने के तरीका सीखते हैं। तो बेटा हम लोग सीखे कि पहला सीखे कि H प्लस है तो अम्ल है, OH माइनस है तो क्षार है। ये सीखे थे किसके? जल में। अब दूसरा पहचानने के तरीका सीखते हैं जिसका पहला नाम है सूचक। सूचक का मतलब होता है बेटा इंडिकेटर। आप सॉरी बच्चों, इंडिकेटर क्या होता है? बताता है कि ये क्या है। जैसे ना कहते गाड़ी पास करते इंडिकेट किया, तो इंडिकेट के माने बताना। उसी तरह से इंडिकेट यहाँ पर पढ़ेंगे जो अम्ल और भस्म के बताता है। तो लिखिए वैसा कोई पदार्थ या कोई रंजक, वैसा रंजक रंजक या कोई पदार्थ या वस्तु जो अम्ल तथा भस्म या क्षार के बारे में बताता है। एकदम देहाती भाषा बताता है, बताता है या बताता है या बताता है उसे सूचक कहते हैं। एकदम इंडिकेटर। सूचक का काम क्या है? बताना कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो इसी सूचक में पहला एक सूचक का नाम है बेटा जिसका नाम है लिटमस। लिटमस पेपर है, एक कागज होता है लिटमस पेपर। ये भी एक तरह का सूचक है लिटमस पेपर। अब देखिए लिटमस पेपर का काम क्या है, जो देखिए ये थाइलोफाइटो वर्ग के लाइकिन पौधा से निकाला गया है। पहले लिटमस पेपर क्या है वो लिखते हैं, तो थाइला। अब थाइलोफाइट क्या है? तो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे सभी पौधे के वंशज के बारे में कि कौन पौधा कहाँ से है कौन क्या है, वो आपको 9th में पढ़ना होगा। उसी तरह से थाइलोफाइटा
वर्ग के लाइकेन पौधे, थैलापाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया एक अर्क है, निकाला गया अर्क गुलाबी अर्क है। क्या है बच्चों? तो गुलाबी रंग का उदासीन अर्क है, गुलाबी है लेकिन उदासीन है, गुलाबी रंग का उदासीन अर्क है। सवाल हो, देखिए कोई पूछेगा लाइकेन क्या है तो सीधे बोलिए, सॉरी लिटमस पेपर क्या है, तो लाइकेन एक पौधा है जो कौन सा वर्ग से, थैलापड। पूछेगा लिटमस पेपर थैलाफाइटो वर्ग के लाइकेन पौधा से निकाला गया गुलाबी अर्क है। ठीक है। अब देखिए ये बाजार में भी मिलता है, 2 रुपया 5 रुपये में आप मार्केट में जाके ले सकते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का काम क्या है, जो देखिए समझ गए, लिटमस पेपर थैलाफाइटो वर्ग का एक लाइकेन पौधा से निकाला गया है। लिटमस वाले, अब देखिए लिटमस में अगर किसी भी हाल में लिटमस पेपर का रंग लाल है बच्चों और नीला, अगर लाल है तो समझ जाना कि अम्ल है, क्या है, एसिड है, और नीला है तो समझ जाना कि क्षार है, किसी भी। अब कोई भी का अगर लिटमस पेपर पर नींबू रगड़ देंगे तो लाल है, लाल हो जाएगा, इसका मतलब वो अम्लीय है। अब अगर कुछ और रगड़ते हैं, जैसे कि कोई भी क्षारीय चीज, क्या रगड़ते हैं, क्षारीय चीज, तो वो क्या हो जाएगा, नीला, तो वो क्षारीय है। समझ गए? तो लिटमस पेपर अब समझ गए, लिटमस पेपर एक क्या है, एक इंडिकेटर है, बताता है अम्ल और क्षार का। अगर लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया तो वो क्षारीय है, और लाल लिटमस अम्लीय होता है। क्या होता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। सुन, ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि कोई लिटमस पेपर है, अगर वो लाल रंग का दिखाई दे तो अम्लीय, सीधा नीला रंग का हो तो क्षारीय, कोई अथी नहीं, कोई इसमें ऑप्शन नहीं, सीधे कहेगा। एक पेपर है उस पर नींबू रगड़ दिए, उसका रंग लाल हो गया तो अम्लीय, जैसे कहे लाल, और लाल से नीला हो जाए तो क्षारीय, या नीला से लाल हो तो अम्लीय। बस यही दोनों के बीच में कंट्रीब्यूट है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ लिटमस जो पेपर होते हैं, तो इस लिटमस पेपर से हम लोग जानते हैं कुछ चीजों के क्या होता है, प्राकृतिक नेचर में होता है। यदि समझ गए होंगे, यदि लिटमस पत्र लाल से नीला हो गया तो क्या हो गया, लाल से नीला हो गया, तो अब लिटमस पत्र का गुण क्षारीय हो गया। अब अगर यही उल्टा नीला से लाल हो जाता तो क्या हो जाता, ये अम्लीय हो जाता। क्या हो जाता बच्चों, अम्लीय। समझ गए? अब कुछ प्राकृतिक नेचुरल होते हैं जिसमें वो कभी नीला हो जाता है तो कभी लाल। इसको देखिए किताब में दिया हुआ है, सूचक में है पहला लिटमस, पहला को क्या समझ गए, लिटमस, ये सब प्राकृतिक नेचर में है, सूचक इंडिकेटर। अब इधर लिटमस, तो बताओ लिटमस इधर अम्लीय, इधर क्षारीय। लिटमस अम्लीय कब होता है, इसका रंग क्या हो जाता है, लाल। क्षारीय कब होता है बच्चों, जब इसका रंग नीला। ठीक है। अब इसी तरह से मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, इसका मतलब अम्लीय कब रहेगा, जब यह लाल रहेगा, और क्षारीय कब रहेगा, पीला होगा। पूछेगा सवाल कैसे, जो बताते हैं, रुक जाइए। अब फिनोलेप्थेन, अगर इसका रंग रंगीन है तो समझ जाओ कि अभी अम्लीय गुण है इसमें। अगर गुलाबी हो गया तो समझ जाओ कि ये क्षारीय हो गया। ये दोनों काम कर रहा है सब। अब देखिए हल्दी, हल्दी देखिए, हल्दी तो आप सब देखे भी होंगे। हल्दी देखिए,
हल्दी अगर पीला हो गया तो समझिए अम्लीय है, लेकिन अगर हल्दी लाल भूरा हो गया तो समझिए क्षारीय है, मतलब खराब हो गया। चुकंदर, चुकंदर खाते हैं खून ब्लड बढ़ता है, आयरन की कमी ना होता है। तो लाल बैंगनी है तो अम्लीय, और जब चुकंदर खराब होता है तो पीला हो जाता है, इसका मतलब क्षारीय। लाल गोभी का पत्ता, हम लोग हरा गोभी का पत्ता खाते हैं, लाल गोभी का पत्ता लाल बैंगनी है तो अम्लीय, और तो हरा। आप देखिए बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है। लिटमस प्रश्न कैसे पूछेगा, पूछेगा मेथिल ऑरेंज का कल रंग लाल है तो कौन सा है, तो सीधा अम्लीय। क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय। और अगर पीला होता तो क्षारीय। फिनाइलएल्थेरिन का रंग हीन है तो अम्लीय, और गुलाबी रहता तो क्षारीय। हल्दी देखिए, हल्दी का रंग अगर पीला है तो अम्लीय, मतलब हल्दी सही है। अगर उसका लाल भूरा हो गया तो हल्दी क्या हो गया, क्षारीय गुण, मतलब दोनों गुण इसमें है, अम्लीय गुण भी और क्षारीय गुण। ये सब इंडिकेटर है, सूचक है, लेकिन प्राकृतिक सूचक है, नेचर के द्वारा दिया गया है, कोई इसको बनाया नहीं। प्राकृतिक सूचक, चुकंदर लाल बैंगनी है बेटा तो अम्लीय, और पीला है तो क्षारीय। लाल गोभी का पत्ता और लाल बैंगनी है तो अम्लीय, और हरा हो गया तो क्षारीय। ये दोनों चीज है। सवाल पूछेगा कि लाल गोभी का पत्ता है, हरा है तो क्या हो गया, क्षारीय, ठीक है। या पूछेगा हरा से लाल बैंगनी, लाल बैंगनी से हरा हो गया तब भी क्षारीय। लाल बैंगनी से हरा होगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम कलर को इसको याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है बच्चों। और अम्लीय क्षारीय का कल प्रश्न, दोनों के मिक्स प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग, तब जाके लेवल में चलेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।